नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश का सबसे बड़ा सियासी शो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपका स्वागत है। तो दिन की हर सियासी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे और एबीपी न्यूज के स्टाइल में उसका विश्लेषण भी आपके सामने होगा। बिल्कुल, और इस शो में हम जानेंगे हर सियासी खबर के पीछे और भीतर की खबर। तो दिल्ली से पटना तक कैसे चले सियासी बाउंसर और महाराष्ट्र में त्रिकोणीय टक्कर, हर खबर होगी आपके सामने। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और देखिए, बजट से जो विवाद शुरू हुआ था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक शुरू हुई थी, वो लगातार जारी है। इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह कि विपक्ष ने नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार की भी घोषणा कर दी है। यानी अब यह मामला बिल्कुल आर पार का लग रहा है। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, माननीय सदस्य, जो आप बोल रहे हैं उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब, मैं स्पीकर साहब की वजह से स्पीकर साहब वो बात को ऑथेंटिकेट करें। लोकसभा की कार्रवाई में आज ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। बोलने दो यार। इससे उनको गलत एनएच से लगाए, ये बोला है। स्पीकर इसको साहब, ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। किया तो बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर साहब, आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में बोल रहे हैं, साहब, मैं ये निवेदन उसको करना आप चाहता हूँ। प्रमाणित भी करना। बजट पर चर्चा के बीच हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई बीच बीच में स्थगित करनी पड़ी। और वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सदन में हंगामा हुआ और यहाँ की सदन की कार्रवाई में बाधा। ती शहरं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रोथ खूप झाली पाहिजे, यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे। और कुल मिलाकर बजट सत्र के चौथे दिन में दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष नहीं छोड़ रहा। ये उनकी मानसिक दुर्बलता का ये उदाहरण है। जो एक मंत्री, भाजपा के एक नहीं, ये विभिन्न मंत्री आज सदन की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। आज भी चन्नी जी जब किसानों की बात उठा रहे थे तो तीन मंत्री किसानों की आवाज और किसानों की मांग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सदन में कामकाज पर असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ बजट में अनदेखी का आरोप लगाकर करीब आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार का ऐलान कर सियासी माहौल गर्मा दिया है। आप फिर सबका साथ सबका विकास की क्या बात करते हैं? आप तो सिर्फ सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से चलता रहा तो सारा पैसा जो है इन्हीं राज्यों के अंदर चला जाएगा। फिर बाकी देश का विकास कैसे होगा? तो आप टैक्स तो पूरे देश से ले रहे हैं, पैसा जो है आप दो राज्यों में खर्च कर रहे हैं। कोई सरकार का धर्म नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। वहाँ नीति आयोग में जाके कोई फायदा नहीं है। सरकार कह रही है हर बजट में किसी न किसी स्टेट के लिए कुछ न कुछ स्पेशल होता है। इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश को मिल गया तो विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कभी भी बजट में कोई कुछ प्रांतों को स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं। अभी नहीं, पहले से रेलवे बजट में हो, जनरल बजट में हो, मिलते रहते हैं। इस साल एक दो स्टेट को थोड़ा स्पेशल दिए गए हैं। कभी कभी कुछ स्टेट को हाथ बढ़ाना पड़ता है, उस स्टेट को जो पीछे है उसको हमारा साथ लेना पड़ता है। आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन के बाद थोड़ा पीछे हटा है, स्टेट कैपिटल नहीं है, इसलिए स्टेट कैपिटल बनाने के लिए कुछ पैसा दिए। इतने के लिए इतने बड़ा आंदोलन करना, राजनीति के विषय बनाना, ये बहुत गलत है। एक्सपर्ट्स का मानना है नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना राज्यों के हित में नहीं। नीति आयोग की बैठक में अगर आप नहीं जाइएगा, अपने प्रदेश में आपको क्या चीज लेना है, क्या डिमांड रखना है, क्या करना है, यह बात तो नीति आयोग में आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। अगर नहीं कहिएगा तो निश्चित रूप से यह सवाल बनता है कि कौन चुकाएगा? यह जो है सो पब्लिक चुकाएगी अपना विकास का? तो यह सवाल निश्चित रूप से बनता है और यह मौजूद सवाल है।
27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है। बैठक के लिए सभी राज्यों से सुझाव पहले ही मांगे गए थे। मकसद भारत को विश्व शक्ति बनाना है। तो देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आई है, उन राज्यों की सूची की बात कर लेते हैं जहां पे अब यहाँ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं हमें इस मीटिंग में नहीं आना है। उस नामों को जरा ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखें। कर्नाटक से सिद्धारमैया का ना आना तय हो चुका है, उनका नाम सामने आ चुका है। अगले राज्य की ओर आइए तो हिमाचल प्रदेश से सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको भी नहीं आना है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अगला प्रदेश आता है तेलंगाना, और यहां से भी रेवंत रेड्डी के ना आने पर मुहर लग चुकी है। और आगे बढ़िए, पंजाब भगवंत मान नहीं आएंगे, उनका नाम भी सामने आ चुका है। तो ये तमिलनाडु से जो नाम सामने है स्टालिन का, उनका भी नहीं आना क्लियर हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये वो राज्य हैं जहां से मुख्यमंत्री नीति आयोग की 27 जुलाई वाली बैठक में तो नहीं आएंगे। दिल्ली से बात कर लें तो वहां से किसी को नहीं आना है। अब ऐसे में बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट तो सामने आ गई है, लेकिन आगे क्या, चलिए चलते हैं अखिलेश के पास। और अब अगली खबर देखिए, बिहार में महिला सम्मान को लेकर सियासी दंगल की स्थिति नजर आ रही है। जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने दो ऐसे बयान दिए जिसकी गूंज सदन में भी सुनाई पड़ रही है और बिहार में भी इसे लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। अब स्थिति यह है कि जेडीयू के नेताओं के खिलाफ राबड़ी देवी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित आरजेडी के विधायक विधान परिषद के गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर महिला अपमान का आरोप लग रहा है। इन आरोपों की वजह के पीछे ये दो बयान हैं। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। चाहते लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा में बुधवार को आरजेडी की महिला विधायक के लिए ये बातें कही तो एक दिन पहले दिल्ली में ललन सिंह ने राबड़ी देवी को लेकर बयान दिया। ये दोनों बयान आरजेडी को चुभ गए हैं, जिसे लेकर सदन के अंदर और बाहर संग्राम चल रहा है। सदन के अंदर भी राबड़ी देवी पर दिए गए बयान को लेकर आरजेडी ने चर्चा की मांग कर दी है। बाद में ललन सिंह के बयान पर जवाब देने के लिए राबड़ी देवी खुद कैमरे के सामने आई। सब गंदा काम तो ये लोग करता है, बीजेपी जदयू वाला। अब महिलाओं का अपमान क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जी बोले हैं क्या चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं, और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। आरजेडी के विधायक जेडीयू नेताओं के खिलाफ हमलावर हैं। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इतिहास उठाकर देखिएगा तो महिला को उन्होंने जितना जलील किया है, हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री महिलाओं को जलील नहीं किया है। विधानसभा में क्या क्या बोले थे पहले आपको पता ही है। ये महिला विरोधी रहे हैं और इनका इतिहास अगर जानिएगा तो सब आपको पता चल जाएगा। निश्चित रूप से पूरा के पूरा वो घिरे हुए हैं और ये इनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। महिला सम्मान को मुद्दा बनाकर लालू यादव की पार्टी के नेता जेडीयू को घेर रहे हैं तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि लालू की उपलब्धि क्या है सब जानते हैं। इस दौर में महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं और महिलाओं के सम्मान का जहां तक सवाल है, आपको बोलने का अधिकार है।
अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं। 15 वर्ष के शासनकाल में लालू जी जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, एकमात्र उपलब्धि आपके पास रही कि राबड़ी देवी जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा बेटी साइकिल चढ़ी और उड़ान भरी, ये तो देश अनुकरण करता है नीतीश कुमार जी का महिलाओं के मामले में योजनाओं का। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का सत्र हंगामेदार चल रहा है। फिलहाल ललन सिंह और नीतीश कुमार के बयान का बवाल आसानी से थमने वाला दिखता नहीं है। सिर्फ यही कहा है कि आज अगर महिलाएं सशक्त होकर निडर होकर अपनी बातों को विधानसभा में या संसद में रख पा रही है तो वो इसीलिए क्योंकि एनडीए की सरकार ने उनको एम्पावर सशक्त करने का काम किया है। अगर आप उनकी योजनाएं देखें तो वो हमेशा महिलाओं के अधिकार की लड़ाई एनडीए की सरकार ने बिहार में लड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसको मिस इंटरप्रेट करके मिसलीड किया जा रहा है जनता को, उसको एक तोड़ फोड़ के एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाया जा रहा है। और उधर देखिए नीतीश कुमार पर विपक्ष के बाउंसर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब 3 दिन में 3 सियासी घटनाक्रम का असर पटना की सड़क पर देखने को मिला। विपक्ष के साथ पुलिस की पहले तो तू मैं हुई, फिर तू मैं झड़प में बदल गई। और बिहार में इसे कहते हैं क्लासिक सियासी छीछा लेदर। कैसे देखने मिला, समझिए इस रिपोर्ट से। तेईस जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, लगातार 3 दिनों की 3 तस्वीरें हैं। ये तीनों बिहार की राजधानी पटना से आई हैं और तीनों तस्वीरों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि पटना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो रही है। तेईस जुलाई को दलित सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। तो 24 जुलाई को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। आज 25 जुलाई को लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन AISF के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हुई। अलग अलग मांगों को लेकर बिहार की राजधानी पटना गर्म है और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कल पटना में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास समेत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। दोनों तरफ से घंटों सड़क पर बवाल मचा। मुद्दा कानून व्यवस्था का था। लाठीचार्ज की घटना और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष के विधायकों ने आज बिहार विधानसभा में हंगामा किया। सदन के गेट पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। महागठबंधन के तमाम विधायक विभिन्न मुद्दों पर यहां विधानसभा परिसर में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, नीट परीक्षा दोबारा कराने सहित तमाम मुद्दों पर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के जो विधायक हैं वो शामिल हैं। बिहार में बहार है, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार है, बिगड़ती कानून व्यवस्था पे घेर रहे हैं। बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, लिखा है लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल की जो यूथ कांग्रेस में डंडे बरसाए हैं, इधर देखिए सर, और जिस तरह का व्यवहार किया गया है, यह व्यवहार बहुत ही अमानवीय है। सर इधर देखिए, थोड़ा इधर देखिए। बिहार में अपराधीकरण बढ़ा है, पुलिसिया राज है और सरकारी दमन चारों तरफ है। मुंह पर काली पट्टी और हाथ में पोस्टर लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीके से देखें तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 60 वर्षों तक कुछ नहीं की बिहार के लिए। 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, एक दिन बिहार आए भी नहीं। और आज जब बिहार के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खजाना खोल दिया है तो इन लोगों का छाती फट रहा है और इसलिए काली पट्टी बांध करके मुंह काला करके घूम रहे हैं। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था का राज है। कानून व्यवस्था को जो भी डिस्टर्ब करेगा प्रशासन समुचित कार्रवाई करेगा। और मामला सिर्फ
बेरोजगारी और अपराध का नहीं है। इन मुद्दों पर तो विपक्ष नीतीश कुमार की सरकार को घेर ही रहा है। लालू यादव दिल्ली से पटना इलाज कराकर लौटे हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के मुद्दे को उठा दिया। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झुंझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए, सरेंडर कर गए बीजेपी। विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार पर चौतरफा वार किया जा रहा है। विपक्ष सियासी चक्रव्यूह बनाकर नीतीश कुमार को घेरने में जुटा है। फिलहाल 3 दिनों की घटनाएं आपके सामने हैं। कल क्या होगा ये कल मालूम चलेगा। और बिहार की राजनीति से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल नीतीश कुमार का मजाक उड़ाना राबड़ी देवी के जो मुंहबोले भाई माने जाते हैं, एमएलसी हैं, नाम बता दूं उनका सुनील कुमार सिंह, उन्हें महंगा पड़ गया है। दरअसल जो वहां पर बिहार विधान परिषद की आचार समिति है, उसने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खत्म किए जाने की अनुशंसा कर दी है और कल इस पर अंतिम फैसला होगा। यानी इनकी सदस्यता अब खतरे में आ चुकी है। एमएलसी सुनील कुमार सिंह, राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई, सीएम नीतीश कुमार का मजाक उड़ाना उन्हें महंगा पड़ गया है। कल इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी गई है। तो देखिए, एमएलसी सदस्यता पर बन आई सुनील कुमार ने एग्जैक्टली कहा क्या, जिसके बाद ये आफत आई है, सुनिए आप भी। लगभग 1 महीना इसमें मेहनत किया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा कि किस तरह से गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से किसानों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज सदन में नहीं उठे। और सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस पर कल चर्चा होगा। हम व्यापक रूप से कल आप लोगों को बयान देंगे कि जो व्यक्ति इतना बड़ा प्रतिशोधी है कि पगड़ी ही नहीं उतरवाया, उनको बेलमुंड तक करवा दिया, तो भाई उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। और महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से आज एक बड़ी खबर आई है। दरअसल यहां पर राज ठाकरे ने, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। अगस्त महीने में वो राज्य का दौरा करने वाले हैं और इस बीच अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उन्होंने ये कह दिया कि अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मला सत्तेत काही करून बसवायचे, काही करून, आणि मग त्याच्यानंतर युती होईल का, आपल्याला कोणत्या जागा मिळतील, असला कोणताही विचार मनामध्ये आणू नका। जवळपास 250 ते 250 जागा आपण लढवणार आहोत। इस बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद को न सिर्फ चुनाव की तैयारियों में झोंक देने को कहा है, बल्कि राज ठाकरे की पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कट्टर हिंदुत्व और आक्रामक छवि राज की पहचान है। मराठी वोट बैंक पर राज ठाकरे की पकड़ मानी जाती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें से राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी अब तक चुनाव लड़कर कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई है, लेकिन जीत हार के गणित को प्रभावित करने की ताकत जरूर रखती है। अभी लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में राज ने एनडीए को समर्थन भी दिया था और तब ये बात सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का गठबंधन एनडीए से हो सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए को उतनी सफलता नहीं मिली, लिहाजा राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। हर चुनाव में आपकी अलग भूमिका होती है। कभी आप कहते हैं हम सब पर लड़ेंगे, फिर अचानक आप कहते हैं कि हम एक पर भी नहीं लड़ेंगे, फिर आप कहते हैं बिना शर्त समर्थन देंगे, फिर आप कहते हैं कि समर्थन देकर हमने गलती कर दी। मतलब हमें नहीं लग रहा है कि आप और आपकी पार्टी कहना क्या चाहती है। आप 225 से 250 पर क्यों लड़ रहे हैं? आपके कार्यकर्ताओं की इच्छा, एक बार वो सब लड़ लेना। पूरे महाराष्ट्र में जितनी सीट है सब पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार लड़ ले।
अब राज ठाकरे के अलग चुनाव लड़ने से होगा ये कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर 3 पार्टियां अपना दावा करेंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यू, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS। मतलब ये कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर तीनों दल दावा करेंगे। पब्लिक का सपोर्ट किसे मिलेगा ये तो चुनाव में मालूम चलेगा। फिलहाल राज ठाकरे के अलग लड़ने के फैसले ने सूबे की चुनावी सियासत को त्रिकोणीय बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ महायुति है जिसमें शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार हैं। अब राज ठाकरे इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि राज की राजनीति और क्या है इनका बैकग्राउंड। 2006 में शिवसेना से अलग करके महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बनाते तो हैं, लेकिन अगर देखिए अभी तक एक भी लोकसभा चुनाव में एक सांसद नहीं है, यानी जीत का स्वाद नहीं चखा है। 2009 में सबसे ज्यादा जो विधायकों की जीतने की संख्या रही है वो 12 रही है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट इलेक्शन आता है, अगर आप 2012 नगर निगम चुनाव की बात कर लें तो बेहतर प्रदर्शन रहा था। उसके बाद बहुत लंबे वक्त तक डॉर्मेंट स्थिति कह लीजिए, ये नेपथ्य में चले गए, सियासी किनारा, ये तमाम चीजें देखी गई, लेकिन अब फिर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। पॉलिटिकल पावर सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी में क्या हो रहा है बदलाव और योगी ने आज क्या किया, दिखाते हैं आपको पॉलिटिकल शॉट्स। बीजेपी में संगठन के स्तर पर जल्द हो सकता है बदलाव। पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की। 3 दिन से दिल्ली में है सीपी जोशी। लखनऊ में सीएम योगी से मिले मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने मेरठ मंडल के सांसद विधायकों के साथ लखनऊ में मीटिंग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर लगाया दिल्ली को लेकर सौतेला व्यवहार करने का आरोप। बिहार में बीजेपी विधायक ललन पासवान को जान पर खतरे की आशंका है। चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मांगी। नक्सलियों पर रंगदारी मांगे जाने का आरोप। देखिए, बाढ़ और बारिश से पूरा महाराष्ट्र हलकान है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन मुंबई पे असर पड़ता है कहाँ? ट्रैफिक पर। आना जाना बेहद मुश्किल। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी तस्वीर इस बार पुणे और आसपास के इलाके से आई है। महाराष्ट्र के कई अलग अलग क्षेत्रों से आई है और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। यह है देश के सबसे विकसित राज्य में से एक महाराष्ट्र की डरावनी तस्वीर। आप शहर बोलते जाइए और देखिए कैसे जल प्रहार से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है। मुंबई, पुणे और रायगढ़, ये वो 3 शहर हैं जहां आफत की बरसात हो रही है। सबसे बुरी हालत इस वक्त पुणे की है। पुणे में जल कर्फ्यू लग गया। इस हाईटेक शहर की करीब 15 हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया। बिल्डिंग की पार्किंग में लबालब पानी भरा है। घरों में पानी घुस गया है। 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। पिछले रात से पुणे में भारी बरसात चल रही है। उसके बाद हम देख सकते हैं पुणे का बहुत पॉश एरिया जो पहचाना जाता है पुणे का सिंहगढ़ रोड। हम देख सकते हैं ये सड़क पे अब जिस तरीके से ये बोट्स यहाँ पर जा रही हैं। बचाव कार्य, एबीपी न्यूज ने जब ये न्यूज बताई, यहाँ का हालात बताए, उसके बाद यहाँ पर अब फायर डिपार्टमेंट बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया है। कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी अड़के हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अंदर कई पिछले घंटों से वो अंदर अड़के हुए हैं। इस ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पर पिछले रात से अब बिजली भी बंद की हुई है। वो तो भला हो पुणे फायर ब्रिगेड का, जिसने एक्शन लिया
और 70 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुणे का भिड़े पुल है, लेकिन पुल ही पानी में डूब गया। पुल पर एक फंसी हुई कार साफ दिखाई दे रही है। पुणे की सड़कों पर जो हाल है उसकी गवाही ये तस्वीरें भी देती हैं। सड़क पर कार खुद ब खुद बह रही है। पुणे का ओंकारेश्वर मंदिर भी पानी में डूब गया है। ऊना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया है, रोड पे पानी है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। पुणे तो सांस्कृतिक नगरी रही है, सभ्यता की नगरी रही है, लेकिन अब धीरे धीरे हर साल हम सुनते हैं कि बाढ़ की नगरी बनती जा रही है। और वहीं से अजीत दादा पवार आते हैं, वहीं से मुरलीधर मोहोड़ आते हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। अगर पुणे को भी आप लोग ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, आप वहां पर एक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वहां के जो महानगर पालिका के कर्मचारी हैं वो उदासीन हैं, सरकार में बैठे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पुणे की स्थिति से बदतर होते चली जाएगी। आज आपको पुणे से लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई में आज सुबह से आफत की बरसात हो रही है। कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। यह है मुंबई के कुर्ला इलाके का वीडियो। स्वामी विवेकानंद स्कूल के सामने पूरी तरह सड़क पर पानी भर गया है। कुर्ला में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने स्वामी विवेकानंद प्राथमिक स्कूल है और यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनको बाद में स्कूल की तरफ से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो घर जाएं, जिसके चलते वो अब लौट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्कूल के ठीक बाहर की सड़कों का हाल देखें तो पूरी तरह से पानी भर चुका है। ये कुर्ला का स्कूल है। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वापस लेने के लिए भी पहुँच रहे हैं। क्या बोला टीचर? बारिश इधर पानी भर गया ना, इसके लिए छुट्टी दे दिया, बच्चों को लेके जाओ। पहले नहीं बताया था? नहीं, पहले नहीं बताया। ऐसी ही तस्वीरें बांद्रा से भी आई हैं, जहां गाड़ियां पानी से होकर खतरों से खेलते हुए निकल रही हैं। अंधेरी सबवे और आसपास की सड़कों पर भी पानी भर गया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस को इसे बंद करने का आदेश देना पड़ा। मुंबई में आज सुबह से मूसलाधार हो रही है बारिश और उसकी वजह से मुंबई के तमाम इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के अंधेरी सबवे में और यहाँ पर हालात देखिए कि पूरा रोड हो या सबवे हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बहाव आप देखिए कि किस तरह से तेज बहाव है। मुंबई समेत उसके आसपास के इलाकों को, जैसे पालघर है, रायगढ़ है, नवी मुंबई है, ठाणे है, हर जगह पे आज जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस तरह से तस्वीरें लगातार जो है बारिश की पूरे शहर से आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तो तेज बारिश से पुल ही बह गया। मुंबई से सटे कल्याण में भी मूसलाधार बारिश और जल जमाव से आम जनजीवन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, बच्चों से भरी वैन को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में हर साल बारिश से भारी नुकसान होता है। अब मानसून में बारिश तो होगी ही, लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम पूरे साल क्या करता है? क्यों मानसून से पहले बचाव की पूरी तैयारी नहीं होती? ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं मिलता। और देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के और भी कई राज्यों में जल तांडव की स्थिति नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, झारखंड हो, यहां भी कई इलाके डूबे हुए हैं। लोग त्राहिमाम हैं, परेशान हैं। जल सैलाब की ये तस्वीरें कटनी की हैं। कटनी में जहां देखेंगे वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जीना मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। स्थानीय निवासी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। साधारण
में पानी भर गया, सामान का नुकसान हो गया, पलंग के अलमारी जो रही टीवी, खाने आने का सामान सब था। यहाँ पे पानी भर गया, हम लोग बहुत देर के खड़े हुए हैं, हम लोग 3:30 बजे घर पहुँच जाते हैं। पुल में पानी भर गया है, उस साइड से भी गए थे तो भी पानी भर रहा था और इस साइड भी हो गया है। कटनी जिले में 50 के करीब गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। इस पेट्रोल पंप को देखिए, पेट्रोल पंप पर लबालब पानी भरा है। कटनी के नागरिकों के लिए हर पल मुश्किलों में बीत रहा है। एमपी की दूसरी तस्वीर देखिए, दामोह में लगातार बारिश से बुरा हाल है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। जान हथेली पर रखकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। उधर टीकमगढ़ में बांसुजारा बांध के सारे गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया है। यहाँ तक धसान नदी पर बना पुल ही डूब गया। ऐसे ही हालात देश के और भी हिस्सों में हैं। यूपी के ललितपुर आपको लिए चलते हैं, जहां तेज बारिश, फिर जल भराव और पुल टूटने से स्थिति भयावह हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी भारी बारिश के बीच प्रसिद्ध तीरथगढ़ वाटरफॉल ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। इस वाटरफॉल में जाने पर पर्यटकों पर पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसा ही नजारा वडोदरा का भी है, जहां विश्वामित्री नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार वडोदरा से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नौसारी के भी हालात ऐसे ही हैं। गुजरात के कई शहरों में इस वक्त सैलाब का संकट गहराया हुआ है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए मीटिंग की और हालात पर बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा की। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आप जहां देखेंगे इस वक्त मुसीबत की बारिश हो रही है। तेलंगाना के मंचिरियाला जिले की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां एक स्कूल की छत से पानी टपक रहा है और छात्र छात्रा छाता लेकर क्लासरूम में बैठने को मजबूर हैं। लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर की 25वीं वर्षगांठ पर किया गया विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। कई ग्रुप्स ने परफॉर्म किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों के नाम बदले। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया। बीएमसी एरिया के सभी स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी का ऐलान। बिहार के दानापुर स्थित कार वर्कशॉप पे आग लगी, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गयीं। भारत के खिलाफ T20 सीरीज से पहले श्रीलंका को झटका लगा। तेज गेंदबाज नुआन तुषारा चोटिल होने की वजह से बाहर हुए। दिलशान मधुशंका को टीम में एंट्री मिली। दुष्मंता चमीरा भी हो चुके हैं सीरीज से बाहर। संसद में बजट पर चर्चा के दूसरे दिन भी विपक्ष का हल्ला बोल। बजट को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा। सरकार बोली विपक्ष के संसद की गरिमा का ध्यान रखे सांसद। दिल्ली में बीजेपी संगठन महामंत्रियों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा। सूत्रों का दावा, जल्द कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान करेगी बीजेपी। राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदला गया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया। इस फैसले पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। बिहार सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, नीतीश के महिला विधायक पर दिए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्ष ने किया वॉकआउट। बिहार विधानसभा परिसर में बैनर पोस्टर लेकर महागठबंधन के विधायकों का प्रदर्शन। राबड़ी देवी बोली, नीतीश सरकार करती है महिलाओं का अपमान। पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का कांग्रेस ने विरोध जताया। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं पल्लवी पटेल सीएम योगी से मिली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कल हुई थी पल्लवी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। 20-25 मिनट तक चली थी दोनों की मुलाकात। पल्लवी पटेल सीएम योगी से मिली हैं। सिराथू से विधायक समाजवादी पार्टी से जीती थी। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल की मुलाकात 20-25 मिनट कल हुई और आज भी मुलाकात की खबर मिल रही है। और आज इस मुलाकात
की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी। 20-25 मिनट तक कल मुलाकात हुई थी पल्लवी पटेल की और अब फिर से खबर आ रही है कि सीएम योगी से मुलाकात हो रही है पल्लवी पटेल की। आपको बताएं, अपना दल, चलिए बाकी की डिटेल्स हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे लेते हैं। कब से मुलाकात चल रही है और किस तरीके की बातें चल रही हैं संजय इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, कब से मुलाकात नहीं चल रही है। कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल मिली थी, उनके साथ उनके पति भी थे। कई विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि न पल्लवी पटेल की ओर से कोई अधिकृत बयान दिया जा रहा है इस मुलाकात को लेकर के, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैंप से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। लेकिन मुलाकात कन्फर्म हुई है और कई विषयों पर चर्चा हुई। और मुलाकात इसलिए भी इस समय चर्चा में है क्योंकि जिस तरह की तनातनी आप देख रही हैं सरकार और केशव मौर्य के बीच में आ रही है, उसको लेकर के ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है और इस मुलाकात के तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा इसमें लगता जब पिछली बार राज्यसभा का चुनाव था, जब संजय सेठ को वोट देने के लिए समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक टूट करके भाजपा के पाले में आए थे, उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि पल्लवी पटेल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा हुई थी। हालांकि पल्लवी पटेल ने ना भाजपा के कैंप में आकर के काम किया और ना ही समाजवादी पार्टी को भी पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम पीडीए के साथ हैं, पीडीए को ही वोट करेंगे और उन्होंने रामजी लाल सुमन को वोट किया था। हालांकि कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ बड़े नेता हैं वो पल्लवी पटेल के संपर्क में है। लेकिन अब ये जो मुलाकात है उससे कहीं ना कहीं ये बात खुलकर सामने आ गई है कि पल्लवी पटेल का जो नरम रुख है वो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर के नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अब देखते हैं कि इसे लेकर कोई कंफर्मेशन आती है या नहीं, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। संजय, आपका शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त मुलाकात की बड़ी खबर मिल रही है। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल और उनके मुलाकात की खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल ने अपने पति के साथ मुलाकात की थी। 20-25 मिनट मुलाकात चली थी और सब कुछ अब इस वक्त बड़ी खबर, जहां अपना दल कमेरावादी पार्टी की ओर से पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी हैं। देखना यह है कि इस मुलाकात पर कोई बड़ी डिटेल, बड़ा अपडेट आता है या नहीं।